हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर FST-01 का कुछ प्रश्न लाए हैं, वो आपके सामने। इससे पहले हम 3 वीडियो डाल चुके हैं, वो भी आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से देखिए FST-01 जिसमें हम पढ़ते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के आधार पर पाठ्यक्रम। ये इस विषय में FST-01 में आपका एग्ज़ाम MCQ मोड में होगा। MCQ मोड में होगा मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के मोड में होगा। देखिए, कोई भी क्वेश्चन आपको MCQ से निकल के आएगा तो वो सब्जेक्टिव मोड से ही निकल के आएगा। यदि आप सब्जेक्टिव अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका MCQ बन जाएगा। देखिए, कुछ क्वेश्चन हम MCQ मोड में भी लाएंगे, कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव मोड में, जो आपको बनाने में सहूलियत होगी। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर। इससे पहले हम 16 क्वेश्चन बता चुके हैं। वो वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट विषय का प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन, NRDC राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास निगम की स्थापना कब किया गया था? देखिए, NRDC का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास निगम। यदि NRDC का यदि फुल फॉर्म पूछ लेगा तो आप ये लिख सकते हैं, राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास निगम, जो कि है अपने आत्मनिर्भर, यानी कि जहाँ तक हो सके अधिक उद्योग के लिए प्रौद्योगिकी का विकास हमारे देश में हो। जो सामान हम यूज करते हैं वो हमारे देश में ही बने, यही NRDC का उद्देश्य है, जिनका स्थापना 1953 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1953 ईस्वी में। ठीक है, आइए क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखते हैं ऑप्टिकल फाइबर। यदि ऑप्टिकल फाइबर से आपका क्वेश्चन आता है तो आप ये सब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर नहीं आएगा। देखिए, ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिक्स किसे कहते हैं? बालों के समान बारीक कांच के तारों के माध्यम से प्रकाश को आगे भेजने की तकनीक को फाइबर ऑप्टिक्स कहते हैं। ठीक है, बाल के समान मतलब बाल की तरह इतना पतला होता है, उसको एक जगह से दूसरे जगह जो भेजा जाता है संदेश या प्रकाश को, उसी को ऑप्टिक्स फाइबर कहते हैं। आइए देखते हैं ये तार किससे बना होता है। ये तार जिन्हें ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं, कांच अथवा पारदर्शी प्लास्टिक, क्वार्ट्ज, नायलॉन अथवा पॉलीस्टीरीन से बनते हैं। देखिए, ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं उसको भी बताते चलेंगे। देखिए, ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग ये चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। डॉक्टर जो अंतःदर्शी, जिसको इंग्लिश में इंडोस्कोप कहते हैं, के द्वारा शरीर के अंदर वाले भागों को देखकर बीमारी का पता लगा सकते हैं। ठीक है, ये इंडोस्कोप जो होता है शरीर के अंदर भेज के शरीर के अंदर कौन सा बीमारी है उसका जानकारी ये ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू पता करते हैं। देखिए, दूसरा है संचार के क्षेत्र में उपयोग। संचार के क्षेत्र में भी ऑप्टिकल फाइबर का यूज होता है। देखिए कैसे, दूर संचार के क्षेत्र में ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ है। ध्वनि, लिखित सामग्री, कंप्यूटर डाटा अथवा चित्रों के संकेतों को लेज़र, देखिए लेज़र के बारे में हम पहले बता चुके हैं। यदि वो भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। लेज़र किसे कहते हैं? किरणों पर अध्यारोपित कर दिया जाता है, मतलब उस पर रख दिया जाता है। इसके बाद लेज़र किरणों को ऑप्टिकल फाइबर द्वारा पहले से निश्चित स्थान पर भेज दिया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर जो संदेश भेजते हैं वो लेज़र के थ्रू भेजते हैं। जैसे हम लोग टीवी में देखते हैं जो सिग्नल आता है ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू आता है, रेडियो सुनते हैं ऑप्टिकल फाइबर में इसका यूज किया जाता है। देख लिए फाइबर ऑप्टिक्स का क्या यूज है, किसे कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आपको हम सब्जेक्टिव मोड में ही क्वेश्चन बताते हैं ताकि ऑब्जेक्टिव भी आपसे बने। सब्जेक्टिव पढ़ के ही जाइएगा तब ऑब्जेक्टिव बनेगा। ठीक है, ऐसा थोड़ी है ऑब्जेक्टिव कहीं से उठा के पढ़ना, तो बुक ही पड़ेगा, वहाँ से हम अच्छा क्वेश्चन निकाल के लाते हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में काफ़ी सहूलियत होगी। आइए देखते हैं। देखिए, कांस्य युग में धातुओं के उपयोग तथा परिवहन व्यवस्था पर विस्तार से अध्ययन करिए। कांस्य युग में जो है धातु का उपयोग किस तरह से किया गया था और परिवहन व्यवस्था को सुधार करने के लिए किस तरह से इसका उपयोग किया गया था, उस पर देखते हैं। देखिए, कांस्य युग के मिलने से हमारी सभ्यता में
विभिन्न प्रकार की व्यवस्था में परिवर्तन हुआ, जिसे हम विस्तार से जानते हैं। कांस्य युग में धातुओं के उपयोग कैसे हुआ था उसको जानते हैं। देखिए, सबसे पहले मनुष्य को सोने और तांबे की चमक ने अपनी ओर आकर्षित किया। देखिए, सबसे पहले जो है मनुष्य को सोने और तांबे की चमक ने अपनी ओर आकर्षित किया। देखिए, यहाँ से एमसीक्यू उठेगा कि कांस्य युग में किस धातु ने सबसे पहले मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित किया? सोने और तांबे ने। यहाँ से ऑब्जेक्टिव निकल के आ सकता है। आगे देखते हैं, जो प्रकृति में मुक्त तत्वों के रूप में मिलते हैं, फ्री में ये हमारे प्रकृति से उपलब्ध होते हैं, उसने इन्हें मूल रूप से आभूषणों के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया। ये जो प्राप्त हुआ तांबे और सोना, वो वहाँ के उस टाइम के मनुष्य इसे आभूषण के रूप में ज़्यादातर इस्तेमाल करते थे। पाषाण युग के आभूषणों और गले के हारों में धातुओं के टुकड़े पाए गए हैं। जो मिला है हमें पुरातात्विक सामान, उसमें ये सोने और तांबे का उपयोग आभूषणों के गले में हार के लिए प्रयोग किया गया था। परंतु पीट कर विभिन्न आकारों में बनाए गए तांबे के पिंड व्यावहारिक रूप से बहुत उपयोगी नहीं थे, क्योंकि इनसे बनाए गए औजार और हथियार इस्तेमाल करने लायक नहीं थे। ये बहुत मुलायम होते थे। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए बनाई गई आग की भट्टियों के विकास के बाद तांबा तैयार करने के लिए ताम्र अयस्कों, जिसे कॉपर ओर्स कहते हैं, का इस्तेमाल होने लगा। इन भट्टियों में वह अयस्कों को आसानी से अपचयित मतलब पिघला दिया जाता था, किया जा सकता था। बाद में रांगे और तांबे की मिश्र धातु खोज निकाली गई। वह तांबे से ज़्यादा कठोर और मजबूत थी। किसका मिश्र धातु बनाया गया था? रांगे और तांबे का मिश्र धातु बना के ये पहले जो बनता था उससे ज़्यादा मजबूत होती थी, तथा उसे बड़ी आसानी से उपकरणों और हथियारों में ढाला जा सकता था। ढालने के लिए पिघले हुए तांबे और रांगे के बर्तन के मिश्रण को सांचे अथवा किसी बर्तन में डाला जाता था। सांचे मतलब हुआ कि जिस टाइप का बर्तन बनाइएगा उसी टाइप का बना दिया जाता था, और इन दोनों को मिला के उस टाइप का आकार बना के बर्तन बना लिया जाता था। मिश्रण के ठंडा हो जाने पर वह बर्तन का आकार ले लेता था। इस प्रकार से बनाए गए कुछ औजार और हथियार पत्थर से बने उपकरणों और हथियारों से अधिक ज़्यादा मजबूत होते थे। देखिए, यहाँ से क्या आपको मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि आप किन दो मैटर का उपयोग करके ये पत्थर से ज़्यादा मजबूत बना सकते थे। तो आप क्या बोलेगा? तांबे और रांगे का उपयोग करके पत्थर से ज़्यादा मजबूत हथियार बनाते थे उस टाइम। आइए आगे देखते हैं। और आसानी से तैयार किए जा सकते थे। नई धातु के इस्तेमाल का अर्थ था कृषि तथा बढ़ईगिरी मतलब लकड़ी का जो सामान बनाते हैं वो, राजगिरी मतलब घर मकान जो बनाते वो, औजार और बर्तन बनाने जैसे अन्य तकनीकी क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन। युगीन सभ्यता में यह नई धातु दुनिया के विभिन्न भागों में बड़े पैमाने पर हथियार और उपकरण बनाने में इस्तेमाल की जाने लगी, तथा यह दूर दराज के देशों से व्यापार करने की वस्तु बन गई। भारत में ताम्र अयस्क राजस्थान में पाया गया है। देखिए, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव निकल के आ गया कि ताम्र अयस्क उस टाइम कहाँ पाया जाता था? राजस्थान के क्षेत्र में। आइए आगे देखते हैं। और वह वहाँ इतनी मात्रा में उपलब्ध था कि बेबीलोन को निर्यात किया जाता था। मतलब ताम्र अयस्क राजस्थान में इतना पाया गया कि बेबीलोन जगह है वहाँ पे निर्यात किया जाता था। ताम्र अयस्क को लाने की समस्या को परिवहन की प्रगति ने हल किया।
ताम्र अयस्क जो एक भारी होता है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था का से इसको हल किया गया। आइए देखते हैं परिवहन व्यवस्था का किस तरह से विकास हुआ काशी युग में। देखिए, नदी घाटी सभ्यताओं की पहचान नदियों के किनारे बसी उनकी बस्तियां और शहर से थे, जिनके विकास के लिए अन्य चीज़ों के अलावा अट्टालिकाएँ मतलब होता है ऊंची इमारतें और मकान बनाने के लिए पत्थर और लकड़ी की आवश्यकता थी। देखिए, पत्थर और लकड़ी की आवश्यकता मतलब मकान बनाने के लिए होती थी, जिसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था होनी चाहिए। इन्हें दूर दराज से लाना पड़ता था। शहरों में एक और महत्वपूर्ण बात यह थी कि प्रत्येक व्यक्ति भूमि पर निर्भर नहीं था। शहर में जो लोग रहते थे वह भूमि पर मतलब निर्भर नहीं रहते थे, वह व्यापार करना चाहते थे। खाद्यान्नों का उत्पादन काफ़ी मात्रा में होता था। उस टाइम जो खाद मतलब खाना खाने के लिए जो गेहूँ चावल मकई का उत्पादन अधिक मात्रा में होता था, जिससे कुछ लोग व्यापार तथा अन्य काम धंधा करके अपनी आजीविका चला सकते थे। अतिरिक्त खाद्यान्न का व्यापार संसार के विभिन्न भागों में तैयार की जाने वाली अन्य वस्तुओं से विनिमय के रूप में किया जाता था। विनिमय का अर्थ हुआ एक सामान दे के दूसरा सामान लेना। आइए आगे देखते हैं। देखिए, उदाहरण के तौर पर हमारे पास ऐसे प्रमाण हैं जिनसे पता चलता है कि मेसोपोटामिया के लोग बहरीन के रास्ते भारत के साथ व्यापार करते थे। देखिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव निकल के आया, मेसोपोटामिया के लोग किस रास्ते से भारत में व्यापार करने के लिए आते थे? बहरीन के रास्ते। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। भारतीय व्यापारी तांबे के अलावा मोर और बंदर, हाथी के दांत और उससे बनी कंघियाँ, मोती और कुछ किस्मों के कपड़े आदि का निर्यात करते थे। इन चीज़ों के बदले में ये लोग चांदी तथा अन्य सामान लेते थे। व्यापार तथा बड़े से भूभाग पर अधिकार करने की इच्छा ने परिवहन बढ़ाने की आवश्यकताओं को जन्म दिया। नदियों में पानी के बहाव का आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता था, इसलिए संभवतः सबसे पहले जल परिवहन का विकास हुआ। किस चीज़ का विकास हुआ परिवहन में? सबसे पहले जल परिवहन का। और कैसे? ये नदियों के बहाव को आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता था जल परिवहन के थ्रू। आइए आगे देखते हैं। देखिए आगे, सामान ढोने के लिए डोंगी और बांस तथा सहतीरों से बने बैरों का इस्तेमाल किया जाता था। उस टाइम की सामान ढोने के लिए क्या उपयोग किया था? डोंगी या बांस तथा सहतीरों से के बोरे का इस्तेमाल किया जाता था। प्राचीन युग में ही किसी समय पहली बार पाल का इस्तेमाल आने जाने के लिए किया होगा। नदी परिवहन का विस्तार जब समुद्र तक हो गया तो जहाजरानी और नौकाओं के निर्माण की नई समस्या सामने आई। तेज हवा में नौ संचालन का अर्थ था पाल बनाने के लिए अधिक मजबूत वस्त्र और भारी ढांचे की जरूरत। लकड़ी के काम को भी मजबूत और टिकाऊ होना चाहिए था। ये जो है काशी युग में जो परिवहन व्यवस्था किस तरह से विकसित हो रहा था वो उसके बारे में बता रहे हैं। नदियाँ तो सड़कों के समान एक ही दिशा में बहती थी, परंतु समुद्र में आदमी आसानी से अपने मार्ग से भटक सकता था। इसलिए दिशा और स्थिति ज्ञात करने के लिए नए तरीके ईजाद करने की आवश्यकता थी। इसका सबसे पुराना तरीका था भूमि ढूंढने वाले पक्षियों से। देखिए, सबसे पहले जो पक्षियों को ही आगे भेजा जाता था भूमि ढूंढने के लिए, पक्षियों को तैयार किया जाता था रास्ते पता करने के लिए। देखिए, स्थिति का ज्ञान हासिल करना, सूर्य और तारों से दिशा मालूम करने का तरीका भी काफ़ी प्रचलित था उस टाइम। आइए आगे देखते हैं। देखिए, शहरों के विकास के लिए भारी भरकम सामान थोड़ी दूर तक पहुंचाने के लिए भूमि परिवहन की आवश्यकता पड़ी होगी। शुरू में यह काम स्लेज गाड़ी ने किया होगा।
शुरू में जो है भारी सामान एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए स्लेज गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था। पहाड़ की चोटियों से अथवा ऊंचाई से भारी चीज़ें नीचे की ओर आसानी से लुढ़काई जा सकती थी, लेकिन मैदानी इलाकों में वृक्षों के मोटे मोटे तने रोलर के रूप में इस्तेमाल किए जाते थे। पहिए के आविष्कार से भूमि परिवहन के विकास में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। किसके आविष्कार से? पहिए के आविष्कार से। हमारे लिए किसी ऐतिहासिक सबूत के जरिए यह पता लगाना मुश्किल है कि पहिए का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ। गाड़ियाँ बनाने के लिए इसका इस्तेमाल संभवतः कांस्य युग की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। देखिए, इन गाड़ियों का इस्तेमाल सामान और यात्री ढोने के लिए किया जाता था उस टाइम। उस टाइम मतलब कांस्य युग के टाइम में इस प्रकार के परिवहन के विकास में सबसे बड़ी प्रवीणता इस बात में थी कि ठोस पहिया गाड़ी में इस प्रकार जोड़ा गया था कि वह बाहर आए बगैर ही अपनी धुरी पर घूम सकता था। दूसरे शब्दों में पहिए और धुरी का जन्म जुड़वा रूप में हुआ। चलिए बता दें कांस्य युग में परिवहन और इसका धातु का किस तरह से उपयोग किया गया था। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव उठ सकता है। आइए आगे देखते हैं। देखिए, शीघ्र ही मेसोपोटामिया और सिंधु में और बाद में मिस्र में, जहाँ परिवहन का मुख्य साधन केवल नौकाएं थी, पशुओं द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों का विकास हुआ। प्राचीन मेसोपोटामिया की गाड़ियों में और कुछ वर्तमान भारतीय बैलगाड़ियों में भी धुरी घूमती है। उस टाइम बैलगाड़ी का यूज किया जाता था जिसमें धुरी का उपयोग किया जाता था और चमड़े के पट्टे से उसे अपने स्थान पर रखा जाता है। पहिए की गति बड़े बड़े पत्थरों को उखाड़ने के लिए उत्तोलक के इस्तेमाल ने तथा अन्य भंडारों और मंदिरों के निर्माण में सामान को ऊपर या नीचे पहुंचाने के लिए ढुलवा सतह के इस्तेमाल ने यांत्रिकी के सिद्धांत को समझने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वास्तव में यांत्रिकी ने मनुष्य की गतिशील को बढ़ाने में बड़ी ही प्रभावशाली योग दिया है। आज हम जमीन पर कहीं भी तीव्र गति से आ जा सकते हैं, समुद्र लांघ सकते हैं, आकाश में उड़ान भर सकते हैं और अंतरिक्ष में जा सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन से ढेर सारा ऑब्जेक्टिव आने का संभावना बना रहता है। देखिए, सिंधु नदी घाटी की सभ्यता के विनाश के क्या कारण थे? लिखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो विनाश हुआ था उनका क्या कारण था। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता सन 1920 के आसपास हड़प्पा और मोहनजोदारो नामक दो महान प्राचीन शहरों का पता चला था, जिसका पता किसने लगाया था? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी, ठीक है। ये शहर अब पाकिस्तान में है। ये मोहनजोदारो और हड़प्पा शहर जो है पाकिस्तान में है। ये दोनों शहर सिंधु घाटी की अत्यंत विकसित सभ्यता के पहले प्रमाण है। उसके बाद कालीबंगन, रोपर और लोथल जैसे अन्य स्थानों पर की गई खुदाई से पता चला है कि यह सभ्यता पूर्व में वर्तमान हरियाणा तक और दक्षिण में गुजरात तक फैली हुई थी। सिंधु घाटी के प्राचीन शहरों में जिस योजनाबद्ध ढंग से बस्तियां बसाई गई थी, उनकी रूपरेखा देखते ही बनती है। शहरों के कुछ मकान बहुमंजिले और आलीशान थे। ये पक्की ईंटों से बनाए गए थे तथा इनमें स्नानघर और शौचालय आदि की बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध थी। स्नानघर और शौचालय की बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध थी किस टाइम? सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान। इससे ज्ञात होता है कि ये मकान धनी लोग के लिए रहे होंगे। धनी मतलब अमीर लोग के लिए हुए होंगे। आइए आगे देखते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कई कारण हैं जो निम्नलिखित है। इसकी पतन का बहुत सारा कारण है, उस पर हम चर्चा करते हैं। उत्तरकालीन हड़प्पा सभ्यता में नगरीय व्यवस्था में ह्रास होता गया।
पक्की ईंट के स्थान पर कच्ची ईंट का प्रयोग होने लगा था। देखिए हड़प्पा सभ्यता में जो पक्की ईंट का उपयोग किया जाता, धीरे धीरे वो कच्ची ईंट में बदला होगा और धीरे वो नष्ट हो गया होगा शहर, यहाँ से लोग चले गए होंगे। दूसरा देखते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता के समाज 2 वर्गों में बढ़ चुका था। एक वे जिनके पास काफ़ी धन था, दूसरा वे जिनके पास कुछ नहीं था, यानी वे दास बनकर रह गए। यहाँ दोनों के बीच दरार पैदा हो गई। इससे शहर कमज़ोर होते गए। अंत में उनकी बौद्धिक एवं तकनीकी प्रगति बिल्कुल ठप हो गई होगी, जिस कारण भी सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ होगा। तीसरा है, यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। सिंधु नदी का जल स्तर बढ़ने से सभ्यता का अंत हो गया। जल स्तर बढ़ने से बाढ़ आया होगा, सभ्यता का अंत हो गया होगा। देखिए चौथा, यह सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जहाँ के लोग काफ़ी धनवान थे और हो सकता है कि बाहरी आक्रमण धन की लूटपाट के लिए यहाँ आकर लूट लिया होगा, जिससे संसाधन की कमी हो गया होगा, सभ्यता का अंत का कारण बना। यह धनवान व्यक्ति रहते थे सभ्यता में, लूटपाट के लिए पिंडारी वगैरह सब लोग यहाँ आते होंगे, तो यहाँ पर लूटपाट करके यहाँ का धन का अभाव हुआ, संसाधन का अभाव हुआ होगा, लोग यहाँ से चले गए होंगे, जिस कारण भी इस सभ्यता का अंत माना जा सकता है। देखिए भूमि की उर्वरता नष्ट होने से भी इस सभ्यता का पतन हुआ। इसका मतलब भूमि की उर्वरता, आसपास का जो भूमि खादानी उपजाने के लिए जो भूमि होती है वो नष्ट हो गया होगा उर्वरता, जिस कारण भी लोग यहाँ से चले गए होंगे दूसरी जगह। चलिए ये रहने देते हैं यहाँ तक। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जुड़िए, PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। देखिए सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव निकलता है, आपको सब्जेक्टिव पढ़ा देंगे तो ऑब्जेक्टिव आप बना ही लीजिएगा। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए थैंक यू, जय हिंद।